नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के छात्रों की। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में घपलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के सामने आज झारखंड सरकार को झुकना पड़ा। हेमंत सोरेन को आंदोलनकारी छात्रों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा, लेकिन स्टूडेंट्स ने हेमंत सोरेन से साफ कह दिया, जब तक नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अफसरों को सजा नहीं मिलती, जब तक सरकारी भर्तियों के एग्जाम कराने वाली कंपनी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, जब तक पेपर लीक और घोटालों के कारण जो छात्र ओवर एज हो गए हैं उन्हें सरकारी भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की नाराजगी जायज है, क्योंकि झारखंड के एग्जाम सिस्टम को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। 444 वैकेंसीज निकली, 313 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ। रिजल्ट आया तो आरोप लगा कि 33 सफल उम्मीदवार एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और सबकी डिग्री संदेह के घेरे में है। इसी तरह 1300 टीचर्स की पोस्ट निकाली गई। जिन लोगों की भर्ती हुई उनमें से सैकड़ों लोगों की डिग्रियां नकली होने का आरोप लगा। पहले जेपीएससी के एग्जाम पर सवाल उठे। इसके बाद पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में 9 सरकारी एग्जाम रद्द हो चुके हैं। झारखंड सरकार को बार बार एग्जाम रद्द क्यों करने पड़े? जिस कंपनी टीडीपीएल को झारखंड में भर्ती परीक्षाएं कराने का ठेका मिला, उसके कितने कर्मचारी सलाखों के पीछे हैं? ये लोग सरकारी नौकरियों के बंदरबाट कैसे करते थे? इंटरमीडिएट पास नौजवानों को पहले ग्रेजुएशन कराने और फिर अच्छे नंबर से पास करवा के सरकारी नौकरी दिलाने का खेल कैसे चलता था, यह सब मैं आपको बताऊंगा। हेमंत सोरेन के तेवर ढीले क्यों पड़े? छात्र अपनी मांगों पर क्यों अड़े हैं? और अब बीजेपी पेपर लीक को बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बना रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लें कि आज रांची में क्या क्या हुआ। झारखंड सरकार को आज 12 दिन से धरने पर बैठे स्टूडेंट्स की याद आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एसडीएम और एडीएम को आंदोलन कर रहे स्टूडेंट से बात करने के लिए भेजा, लेकिन उस वक्त रांची में भारी बारिश हो रही थी। छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ था। छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली और सरकारी अफसरों से कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बात करनी है तो स्टेडियम में आकर धरने पर बैठे छात्रों से सबके सामने बात हो। नहीं, इन्होंने मना कर दिया। हमारे जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ जो बात हो गई यहीं पे बात होगी। सरकार का कर ये कि बंद कमरे में 5 डेलीगेशन के साथ बात करेंगे। हम छात्रों का सहमति बना है। खुले मंच में जिस तरह से हम लोग 12 दिन आंदोलन किए हैं, खुले में वार्ता होगा और लाइव टेलीकास्ट मीडिया भी वहां पर उपलब्ध रहेगी। वो 5 लोग बंद कमरे में वार्ता करने में हम लोग का छात्रों का सहमति नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। वो आए हमारे पास, हमारा प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा ही, लेकिन सर उनकी जिम्मेदारी है कि वो छात्र के पास आकर हेमंत सोरेन मिले, उनसे स्पेशली मिले और अपना दर्द को जाने। सर यहाँ पर अगर वज्रपात भी हो जाएगा ना सर, तो छात्र हिलेंगे नहीं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये दर्द सर ज्वलंत मुद्दा अचानक से नहीं हुआ है सर। हम लोग सिस्टम के सताए हुए हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। सर आप कवरेज करते होंगे सर यहाँ झारखंड के बारे में, आपको पता होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियरिटी के साथ उन्होंने रखा है। और एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन करो ना यार। रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो? जब धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर सकते तो आप कौन सा खेत का मूल्य जो रिजाइन नहीं कर सकते? अब बात कीजिए, वार्ता कीजिए, पर शिक्षा सिस्टम को सुधारिए झारखंड में। अगर नहीं सुधारेगा तो देख लीजिए भैया, यही गमछी है, देख लीजिए पानी, देखिए सर, देखिए कैसा पानी निकल रहा। हम तो बता दिए सर, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए बस। प्रोटेस्ट करने वालों की बातें आपने सुनी। उन्होंने सरकार की शर्तों पर, सरकार की तरफ से तय जगह पर जाकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि बारिश रुकने के बाद धरने पर बैठे सभी छात्र एक साथ बात करेंगे। उसी वक्त यह तय होगा कि छात्रों की तरफ से कौन कौन लोग डेलीगेशन में शामिल होंगे। हालांकि छात्रों ने कहा कि उनकी 3 मांगे हैं। सरकार को मांगे पता है, लेकिन फिर भी छात्र
कल जाकर सरकार से बात करेंगे। शुरुआत से 3 मांगे हमारी, सिर्फ 3 मांग, रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द, जो ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराई गई जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जेपीएससी से रिलेटेड, वो सारी रद्द। और अभय कुमार तिवारी, वो जिन जिन परीक्षाओं में संलिप्त रहा वो सारी रद्द। खास करके जेएसएससी सीजीएल, वो ऐसा आदमी था जो हर एक एग्जाम में टॉप कर जाता था। जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का वो टॉप रैंकर रहा। तो टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम और अभय तिवारी की संलिप्तता के सारे एग्जाम रद्द। दूसरा पॉइंट है हमारा जांच। अगर प्रशासनिक कदाचार हुआ है तो सीबीआई जांच, और अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो ईडी जांच। तीसरा हमारा एक रिफॉर्म का एक खाका है जो हम चाहते हैं कि सरकार माने। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नियमित कैलेंडर हो, परीक्षाएं तय सीमा से ली जाए, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, और जो एजेंसीज का चयन होता है वो भी पारदर्शिता के साथ हो। और सबसे पहली बात है कि एजेंसी, आउटसोर्सिंग एजेंसी कैसे तय कर सकती है? आयोग जो है वो स्वयं से एग्जाम कंडक्ट करवाए। अगर मदद लेनी है आउटसोर्सिंग एजेंसी की तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन मिले। उसके बाद एक आयोग के गठन का भी हम लोग बात कर रहे हैं जो रिफॉर्म्स को लेकर के एक सुझाव दे। कल अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो पूरा ग्राउंड आपको खाली मिलेगा। छात्रों की मांगे जस्टिफाइड हैं, उनका प्रोटेस्ट पीसफुल है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर काफी प्रेशर है, इसलिए आज उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की पहल की। हेमंत सोरेन ने आज 2 बड़ी बातें कही। पहली, उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो कई राज्यों में होते हैं, वहां कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन उनकी सरकार तो एक्शन ले रही है, पूरी सरकार काम पर लगी है। हेमंत सोरेन ने दूसरी बात कही, उसमें थोड़ी अकड़ थी, अहंकार था। उन्होंने कहा कि सरकार को नौजवानों की चिंता है, सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार है, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। सबके एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया उसका मतलब साफ है कि वो प्रदर्शन करने वाले छात्रों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो खुद स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएंगे। धरने पर बैठे छात्रों को उनके दरवाजे पर आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद रांची के छोटे अफसर जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। क्योंकि स्टेडियम में भीड़ काफ़ी थी, किसी को समझ नहीं आया कि जो 2 लोग आए हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इन अफसरों ने परिचय दिया तो धरने पर बैठे स्टूडेंट ने उन्हें बैठाया, पूछा क्या संदेश है। रांची के एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री छात्रों से बात करना चाहते हैं, सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार है। अब स्टूडेंट्स 5 लोगों के नाम तय कर लें जो मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है।
और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं हैं, तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए। ये जो संदेश भेजा गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। लेकिन स्टूडेंट्स ने एसडीएम की इस ऑफर को ठुकरा दिया। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि यह सिर्फ 5 लोगों का मसला नहीं है, झारखंड के लाखों विद्यार्थियों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए अगर सरकार को बात करनी है तो मुख्यमंत्री या सरकार के प्रतिनिधि खुद जयपाल स्टेडियम में आए, बात करें। स्टूडेंट्स ने कहा कि सरकार के साथ बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं होगी, स्टूडेंट्स रहेंगे और मीडिया की मौजूदगी में बात होगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने चाह रहे हैं। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर को चुनाव करना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एसडीएम सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं, ओपन प्लेस में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। और सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। छात्रों का संदेश लेकर एसडीएम स्टेडियम से बाहर निकलने वाले थे, उसी वक्त बीजेपी का डेलीगेशन भी धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंच गया। क्योंकि कल ही झारखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू होना है। बाबूलाल मरांडी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो छात्रों के साथ हैं, विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को छात्रों की कोई फिक्र नहीं है। जब सरकार को पता लगा कि बीजेपी के नेता स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद सरकार प्रेशर में आई और 2 अफसरों को धरने पर बैठे नौजवानों से मिलने के लिए भेजा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी भर्ती में रिश्वत लेकर सिलेक्शन हुए, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, ये सबको पता है, सरकार भी जानती है। इसके बाद भी सरकार छात्रों की मांगे नहीं मान रही, ये बात हैरानी की है। जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है। और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा का अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। और उसके लिए सदन में भी और सड़क पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से इस करप्शन के विरोध में, इस परीक्षा में जो पेपर बेच रहे हैं नौकरी को, इसके विरोध में हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। बाबूलाल मरांडी की बात सही है कि झारखंड में सरकारी भर्तियां सिर्फ सेटिंग से हो रही हैं। जो पैसा देता है उसे नौकरी मिलती है। अब स्टूडेंट इसके सबूत लेकर घूम रहे हैं, इसलिए सारे एग्जाम कैंसिल करके पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग हो रही है। हेमंत सोरेन भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने 25 जुलाई से 29 सितंबर के बीच होने वाले 9 एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। लेकिन जेपीएससी के एग्जाम को लेकर जो सीआईडी जांच हो रही है, उसमें रोज नए नए खुलासे होते हैं।
और जैसे जैसे बातें सामने आती हैं स्टूडेंट का गुस्सा और बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा नाराजगी टीडीपीएल को लेकर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने इस कंपनी को ही सरकारी भर्तियों के एग्जाम का ठेका दिया था। आज टीडीपीएल के बारे में कुछ और नई बातें पता चली। यह कंपनी अगस्त 2010 में कानपुर में रजिस्टर्ड करवाई गई थी। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। इस कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, रामबीर सिंह और सत्यपाल सिंह। इस कंपनी ने 2018 में यूपी के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम कराया था। उस एग्जाम में धांधली के आरोप लगे। इसके बाद टीडीपीएल ने विधानसभा स्टाफ की नियुक्ति का एग्जाम करवाया, उसमें भी गड़बड़ी हुई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस कंपनी को बैन कर दिया। झारखंड में जेपीएससी के एग्जाम में गड़बड़ी की जांच करने वाली एसआईटी ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें रामबीर सिंह भी शामिल है। इसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक जो सबूत मिले हैं उससे साफ लग रहा है कि अभय तिवारी के जरिए ही गड़बड़ी का सारा खेल हुआ। सीआईडी ने इस रैकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की तो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के चेक मिले, जमीनों के कागजात मिले। सीआईडी को शक है जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, उन लोगों से नौकरी का एग्जाम पास कराने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली जाती थी। कुछ लोगों से पोस्ट डेटेड चेक लिए जाते थे। टीडीपीएल हर एक लेवल पे, हर एक स्तर पे गड़बड़ी की है, क्योंकि कोई कमीशन होता है ना, तो अपना एक काम किसी एक एजेंसी को देता है। जेपीएससी एक ऐसा एकमात्र कमीशन है, अपना हर एक काम एग्जाम लेने का, क्वेश्चन सेट करने का, ओएमआर चेक करने का, क्वेश्चन फिर मेंस लेने का, सब काम एक ही कंपनी करती थी। एक बंदा, ये देखिए कौन सा भगवान का दूत है हमको लोग समझ में नहीं आता। अभय तिवारी, ठीक है, फोकस मारिए कैमरामैन। ये व्यक्ति 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, माने कि 6-7 एग्जाम कंडक्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, इनके खानदान में जितने लोग हैं ना, भैया भाभी चाचा मौसा मौसी दादा दादी, सब लोग पास कर जाते हैं। ठीक है, हमारा जो कैंडिडेट है 299 नंबर ला रहा है, वो बेटा फेल। ये सिस्टम है। आप देख रहे हैं जमीन के कागज तक रखवाया जा रहा है, चेक मिल रहे हैं, वो भी चेक में कुछ भरा हुआ नहीं। कितना लोगों को दरवा के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। और हम सवाल क्यों ना पूछें, एक व्यक्ति जो वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट में रहे हुए आदमी, जिनको 5-5 नौकरी, कैसे हम ना सरकार से सवाल पूछें और क्यों हम सीआईडी पे भरोसा करें। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ब्लैक लिस्ट हुई थी, फिर यूपी में ब्लैक लिस्टेड किया गया, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसे एजेंसी को पेपर करवाने का जिम्मा दे दिया जा रहा है। और यही कारण है कि ये एजेंसी सरकार के पल्ले में रहकर नौकरी बेच रही है। छात्रों की नाराजगी जायज है। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के कारनामों के बारे में मैंने आपको कल काफी डिटेल में बताया था। आज मैं आपको टीडीपीएल के डायरेक्टर रामबीर के बारे में बताता हूं। पता लगा कि रामबीर सिंह के जेपीएससी में कई बड़े अफसरों से डायरेक्ट रिलेशन थे, ऊपर से लेकर नीचे तक सेटिंग थी। झारखंड से पहले यूपी पुलिस ने रामबीर को अरेस्ट किया था, कुछ दिन बाद वो बेल पर छूट गया। मई 2025 में झारखंड में भी रामबीर की कंपनी टीडीपीएल को बैन कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर 1 महीने में रामबीर ने टिल्लिए पर लगी पाबंदी हटवा दी। और रामबीर की सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि उसने जेपीएससी एग्जाम का टेंडर भी हासिल कर लिया। सीआईडी ने जेपीएससी के 3 अफसरों को अरेस्ट किया है। इन लोगों पर भी टीडीपीएल के साथ मिलकर भर्ती की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप है। टीडीपीएल ने जेपीएससी के कुछ अफसरों के साथ मिलकर एग्जाम में धांधली का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। 3 अलग अलग लेवल पर जिम्मेदारी बांटी हुई थी। पहला लेवल जेपीएससी के अंदर था, इसमें सीनियर अफसर और स्टाफ शामिल थे। दूसरा लेवल रामबीर सिंह और अभय तिवारी का था, वो खुद जेपीएससी के अफसरों से कोऑर्डिनेशन करते थे। नेटवर्क के तीसरे लेवल में बिचौलिए और दलाल शामिल थे, जो फील्ड में काम करते थे। कोचिंग सेंटर्स के मालिकों से, टीचर्स से और एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट से सीधा कांटेक्ट करके कस्टमर खोजते थे। आपको जानकर अचरज होगा कि जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी इस नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है। जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को सीआईडी ने अरेस्ट किया है।
पता लगा कि श्वेता ने ही टीडीपीएल और जेपीएससी को एग्जाम का टेंडर दिलवाया था। श्वेता गुप्ता के पास क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट की निगरानी का जिम्मा था। रेड के दौरान पुलिस को आरोपियों के ठिकानों से क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट की कॉपी और छात्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। आरोप है कि ये लोग जिन उम्मीदवारों को पास करने का ठेका लेते थे उनकी ओएमआर शीट बदल दी जाती थी। ओएमआर शीट की स्कैनिंग में भी हेराफेरी होती थी, लेकिन श्वेता गुप्ता ने जानबूझकर इन सारी बातों को नजरअंदाज किया। हैरत की बात यह है कि जेपीएससी के एग्जाम से पहले श्वेता गुप्ता का ट्रांसफर फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में हो चुका था। इसके बावजूद उन्हें एग्जाम में जिम्मेदारी दी गई। सीआईडी ने जेपीएससी के एक और कर्मचारी सोनू कुमार को भी अरेस्ट किया है। सोनू कुमार श्वेता गुप्ता और टीडीपीएल के बीच ब्रिज का काम कर रहा था। इसने भी ओएमआर शीट और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड के अंदर हेरफेर में मदद की। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी टीडीपीएल कंपनियों से हुई है। रामबीर सिंह और अभय तिवारी के अलावा मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद, हेमंत वर्मा, प्रदीप सिंह और संजय कुमार भी पकड़े गए हैं। पता यह लगा कि टीडीपीएल के नेटवर्क में अभय तिवारी के बाद मोहम्मद उस्मान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद उस्मान के पास डेटाबेस से जुड़ा काम था। आरोप है कि मोहम्मद उस्मान ने ओएमआर शीट स्कैनिंग में छेड़छाड़ की, डेटा प्रोसेसिंग और ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी की। गैंग के मेंबर मोहम्मद एबाद के पास ओएमआर शीट के रख रखाव का जिम्मा था, लेकिन उसने इसी में खेल कर दिया। जो कैंडिडेट पैसे देते थे उनकी ओएमआर शीट में मोहम्मद एबाद हेरफेर करता था, फेल होने वालों को पास करा देता था। सीआईडी ने एक दलाल उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार और अमित कुमार को भी अरेस्ट किया है। ये लोग फील्ड में नेटवर्क संभालते थे। सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद ये लोग कैंडिडेट की तलाश करते थे, उन्हें सेलेक्ट कराने की गारंटी देते थे, लाखों की डील करते थे। जैसी डील फाइनल होती ये लोग अभय तिवारी और रामबीर सिंह से संपर्क करते थे। कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स और रकम ठिकाने पर पहुंचाते थे। इनके ठिकानों से जो 6 करोड़ के चेक बरामद हुए हैं वो इसी काले धंधे की कमाई का सबूत है। जब से धांधली उजागर हुई है, बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर कांग्रेस और सोरेन सरकार को घेरा। रघुवर दास ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि अब कांग्रेस इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं करती। 3-4 साल पहले ही उत्पाद परीक्षा में हमारे 19 बच्चे सरकार के कारण असामयिक मृत्यु हुई। तो 6 वर्ष से चल रहे थे, उनकी आंख कान कहाँ था? ये झारखंड का युवा शक्ति, झारखंड की जनता जानना चाहती है। ये सिर्फ 14वीं जेपीसी की परीक्षा की बात नहीं है। ये बात जब से सरकार बनी है तब से नियुक्ति घोटाला, क्योंकि ये सरकार में सिंडिकेट हावी है, तो अब नियोजन सिंडिकेट भी सरकार पे हावी है। तो 6 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का आंख कान नहीं खुला हुआ था। राहुल गांधी जी जो हमारे नीट पेपर में 21 बच्चे सुसाइड किए थे, तो उनके लिए वो गांधी घाट चले गए, लेकिन जो हमारे 19 बच्चे असामयिक सरकार के कारण जिनकी मृत्यु हुई, तो भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए? अगर थोड़ी भी अगर झारखंड के छात्रों या देश के छात्रों की चिंता करती है कांग्रेस पार्टी, तो अविलंब इस सरकार से समर्थन वापस ले। लेकिन जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने कहा कि दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट और रांची के प्रोटेस्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सरकार बात नहीं सुन रही थी, लेकिन उनकी सरकार पहले दिन से एक्टिव है। सीआईडी की जांच भी चल रही है, इसलिए इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे मत जोड़िए, इसलिए कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सरकार चुपचाप बैठी थी, उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। आपको पता होगा कि 25 दिन तक वो आंदोलनरत थे, उसके बाद जाकर सरकार ने उनके लिए अपोजिशन के दबाव में आके या छात्रों के दबाव में आके जो भी निर्णय लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो वेट नहीं करना पड़ा, पहले ही दिन से सरकार गंभीर है।
पहले ही दिन से जांच शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है कुछ दिन पहले ही कि वो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग जाके छात्रों से वार्ता करेंगे और छात्रों का पक्ष भी सुनेंगे। हालांकि बिना बात किए भी सरकार वही कर रही है जो छात्र चाहते हैं। देखा जाए तो पीएम भी सभी विभागों के लिए जिम्मेदार है, सीएम भी सभी विभागों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होती है, मेन जिम्मेदारी, उससे पूछा जाता है ना। वहाँ मेन जिम्मेदारी जिनकी थी, हमारे जो चेयरमैन थे उस जेपीएससी के, तो उनसे तो रेजिग्नेशन तुरंत लिया गया। आज झारखंड के छात्रों को सोनम वांगचुक ने भी अपना समर्थन दिया। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो 4 दिन से अनशन पर हैं। सोनम वांगचुक से आज देवेंद्र ने वीडियो कॉल पर बात की, उन्हें अनशन से जुड़ी कुछ बातें बताई। इस बातचीत में सोनम ने देवेंद्र से पानी पीने के लिए कहा, कुछ दूसरी टिप्स भी दी। सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से कहा कि उनका मकसद सरकार को जगाना है, खुदकुशी करना नहीं है। अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो जल्द ही उन्हें अनशन से हटना पड़ सकता है, इसलिए वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अच्छी बात यह कि देवेंद्र ने सोनम की बातें मान ली, लेकिन 4 दूसरे छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। अब रूपेश कुमार पाल, राहुल क्रांति, हबीबा और सविता ने भी अनशन शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कहा अगर सरकार नहीं झुकी तो वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। जेपीएससी के पीटी का भी एग्जाम लिखा था, वो भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से एज रिलैक्सेशन लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी कट ऑफ एज 2026 कर दिए थे। हम एग्जाम में बैठने लायक नहीं थे, लेकिन हम हाई कोर्ट में केस लड़के एज रिलैक्सेशन का केस जीत करके अब बैठे थे। लेकिन ये भी मेरा अंतिम अटेम्प्ट था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री फेल कर दिए। OMR हसो बेच दिए, खुलियाम मैं बोल रहा हूँ, बेच दिए। TDPL ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, झारखंड में भी बैन है JSSC के द्वारा, लेकिन JPSC में देते हैं एग्जाम लेने के लिए। जानते भर में अनजान बने। अरे जानते भर में अनजान नहीं बने, जानबूझ करके दिए थे ताकि इनके साथ मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट को बेचा जा सके। आज से दांधली नहीं है सर, जब से इनकी सरकार बनी है तब से हर एक एग्जाम में इनके दांधले चलिए थे, तब से लेकर हम लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। इसलिए आज मजबूरन अभी भी हम लोग यहाँ से 10 दिन प्रोटेस्ट पे बैठे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट पे। हम लोग कैंडल मार्च किए, संविधान मार्च किए और क्या उसके मसाल जुलूस भी मार्च किए, फिर भी सरकार को कान में तक आवाज़ नहीं गया। फिर मजबूरन हम लोग को कल से धोखा तलब बैठना पड़ा। मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। इस बार मुझे मरना पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मरना भी पड़ा तो मैं खुद के लिए, खुद के हक के लिए, इन युवाओं के लिए, हमारे जो झारखंड की जेंसी है, बच्चों के लिए मैं खुद का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं 2019 से JSSC और JPSC की तैयारी कर रही हूँ। हमारी मांगी यही है कि 14 JPSC और 2023 और 2025 की जो बैकलॉग की परीक्षा अभी ली गई है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और TDPL कंपनी जो कि एक ब्लैकलिस्ट कंपनी है उसके द्वारा जो जितनी भी एग्जाम लिए गए हैं उस सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। आज जो कुछ हमने देखा सुना उससे कई सवाल पैदा होते हैं। झारखंड सरकार ने TDPL को सरकारी भर्तियों के एग्जाम कराने का ठेका क्यों दिया? जो कंपनी बैन कर दी गई थी उसे फिर से काम क्यों दिया? क्या सरकार को पता नहीं था कि यह कंपनी पैसा लेकर सिलेक्शन की गारंटी देती है? क्या यह भी पता नहीं था कि यह कंपनी पोस्ट डेटेड चेक्स लेती है? आखिर वो कौन हैं जिनके बल पर TDPL स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराती रही और करोड़ों कमाती रही? इतने वर्षों तक इतना बड़ा काला कारोबार बिना किसी की बैकिंग के हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि TDPL के एग्जाम माफिया के पीछे कौन है, ये सामने आना भी जरूरी है। क्योंकि झारखंड में JMM की सरकार है, कांग्रेस इसमें शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नेता छात्रों के आरोपों को गलत बता रहे हैं। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, स्टूडेंट बीजेपी के शय पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता धरने पर बैठे स्टूडेंट से बात करने नहीं गया। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुई धांधली पर एक लफ्ज नहीं बोला। इसलिए वहां के स्टूडेंट नाराज हैं और बीजेपी इसे इशू बना रही है। आज संबित पात्रा ने पूछा कि राहुल गांधी को झारखंड के नौजवानों की तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती, वो रांची क्यों नहीं जाते? कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर
बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए और हां, जब भी आवश्यकता पड़े आंदोलन इत्यादि इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। लेकिन राहुल गांधी का फोकस अभी भी जंतर मंतर पर है। आज वो दिल्ली में ही थे और आज भी वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों के मामले को गर्म रखना चाहते हैं। आज वो कई स्टूडेंट्स को लेकर मीडिया के सामने आए, इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने छात्रों पर जुल्म किया, लड़कियों को भी पीटा गया। राहुल गांधी ने मुस्कान नाम की स्टूडेंट को आगे किया। मुस्कान ने कहा कि उसके साथ पुलिस ने ज्यादती की, अब उसे मुस्लिम समझकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, ये गलत है। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। बीजेपी ने मुस्कान के सवाल का जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि मुस्कान शर्मा हो या मुस्कान खान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे की, हर छात्र की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों से, और मैंने सुना आज मुस्कान ने भी कहा कि मैं मुस्कान शर्मा हूं। मुस्कान, आप अगर मुस्कान शर्मा भी हो तो हमारी देश की बिटिया हो, और मुस्कान खान भी हो तो हमारी ही देश की बिटिया हो। शर्मा हो या खान हो, ये हिंदुस्तान की देश की बेटी हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश बढ़ता है। इसलिए ये जो डिविजिव एजेंडा सेट करके राहुल गांधी जी ने चलाने की कोशिश की है, यह बहुत गलत है। छात्रों की बात करने के बाद राहुल गांधी अपने असली एजेंडे पर आए। उन्होंने अमित शाह पर हमला किया, कहा कि जंतर मंतर जो पुलिस एक्शन हुआ वो अमित शाह के निर्देश पर हुआ, इसीलिए विपक्ष पार्लियामेंट में अमित शाह से जवाब मांग रहा है। लेकिन अमित शाह पार्लियामेंट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट के पिछले कई सेशंस में यही होता रहा है। कांग्रेस और उसके साथी दल सदन में हंगामा करते रहते हैं और सदन के बाहर ड्रामे वाला प्रोटेस्ट करते हैं। इस बार पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, उनका इस्तीफा हो गया तो राहुल ने संसद में कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्या फायदा, उनके पास तो कोई पावर नहीं थी। अब अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। राहुल को यह भी मालूम है कि अगर अमित शाह ने सदन में जवाब दिया तो सबकी छुट्टी करने में सक्षम है। वो उल्टा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कुशलता भी रखते हैं। इसलिए अमित शाह सदन में आएंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और इसीलिए लगता है कि गतिरोध चलता रहेगा। कहावत है, अगर कोई सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने आज फिर कोशिश की कि किसी तरह से डेडलॉक को खत्म किया जाए।
पार्लियामेंट चले, चर्चा हो, जरूरी बिल पास हो। इसीलिए आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की, संसद की कार्रवाई चलाने में विपक्ष का सहयोग मांगा। दरअसल आज भी हंगामे की वजह से लोकसभा कई बार अड़जन हुई। सदन के स्थगित होते ही किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के चेंबर में जाकर उनसे बात की। उस वक्त प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। जानकारी यह मिली कि किरेन रिजिजू ने राहुल से कहा कि सरकार इसी सेशन में डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट बिल है, इस पर चर्चा जरूरी है, इसलिए विपक्ष सहयोग करे। लेकिन राहुल गांधी ने रिजिजू की अपील को खारिज कर दिया। राहुल ने कह दिया कि जब तक सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी और दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हिंसा पर चर्चा नहीं करवाती, होम मिनिस्टर अमित शाह जवाब नहीं देते, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। रिजिजू के साथ प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल जैसे कई मंत्री अलग अलग विरोधी दलों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार विपक्ष का सहयोग लेने का दिखावा कर रही है। जहां तक डीलिमिटेशन बिल का सवाल है, तो कांग्रेस ने पहले भी इसका विरोध किया था, आगे भी विरोध करेगी। Parliamentary Affairs Minister met Kiren Rijiju for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us, because some rumors are telling he spoke about delimitation, and we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, still we are on that stand. There is no change on that. Opposition stand is very clear that he cannot make confusions. His parliamentary affairs minister making confusion that informal wordings are happening, throwing out. Understood? No, this is what they want. What is the stand of the opposition? Whether the opposition stand has changed or not? Our stand is very clear. Our stand is not changed at all. केसी वेणुगोपाल की बात का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से डीलिमिटेशन बिल पर बात की। वो कांग्रेस का रुख जानना चाहते थे, लेकिन मुलाकात के दौरान ये अफवाह फैला दी गई कि कांग्रेस इस पर बात करने के लिए तैयार है। वेणुगोपाल ने कहा कि इस बिल पर कांग्रेस का वही स्टैंड है जो पिछले सेशन में था। विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में किरेन रिजिजू को इसे लेकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार डीलिमिटेशन बिल के अलावा एफसीआरए अमेंडमेंट बिल भी लाना चाहती है। विरोधी दलों के सुझाव पर सरकार ने इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस और वामपंथी दल इसके खिलाफ हैं। असल में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत में किसी भी व्यक्ति और संगठन को मिले फॉरेन डोनेशन को कंट्रोल करता है। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि फॉरेन फंड का इस्तेमाल सिर्फ उन कामों में न किया जाए जो देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचों को प्रभावित कर सकते हैं। कानून में बदलाव के बाद विदेश से आने वाले पैसे को कहां खर्च किया गया, किन कामों में लगाया गया, इसकी पूरी डिटेल सरकार को देनी होगी। जो संस्थाएं वक्त पर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाएंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होने तक उनकी संपत्ति सरकार के कंट्रोल में चली जाएगी। विदेश से मिले पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसे कामों में नहीं हो सकेगा। इस बिल को लेकर अमेरिका में चर्चा हुई है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने भी एफसीआरए को लेकर कहा, यह कानून एक तरह से क्रिश्चियंस पर अटैक है। अगर यह बिल मौजूदा स्वरूप में पास होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। मूर ने यहां तक आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए सरकार चर्च और रिलीजियस चैरिटीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज भी इस बिल का विरोध कर रही हैं। We don't want the US lawmakers to suggest something, and we don't appreciate any intervention from the US. However, we have been bent against the FCRA because this is pitched against the minorities, civil organizations, NGOs, and many voluntary associations which are doing great service to poor and marginalized section. Many a time we have opposed the move of this government, and last session they tried to bring this legislation. When they couldn't do it, they amended the rules,
and they are making it draconian and impossible for these organizations to function. जॉन ब्रिटास अंग्रेजी में कह रहे थे कि अमेरिकी संसद ने जिस तरह इस बिल पर कमेंट किया, लेफ्ट पार्टी इसका तो विरोध करती हैं, लेकिन साथ ही वामपंथी पार्टियां इस बिल के भी खिलाफ हैं। जॉन ब्रिटास ने यह भी कहा कि यह बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है, सिविल संगठन और एनजीओज के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टीज ने पहले भी इस बिल का विरोध किया था और सरकार जो अमेंडमेंट बिल लाई है वो भी खराब है, इसलिए बिल का विरोध जारी रहेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग विदेश से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गलत कामों में कर रहे हैं, वही लोग एफसीआरए के खिलाफ हैं। जॉर्ज सोरोस और चाइना से फंड हासिल करके देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों को ही इस कानून से मिर्ची लग रही है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोस जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। डीलिमिटेशन बिल और एफसीआरए बिल का क्या होगा, इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को पास कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लोकसभा में भी बिना बहस के पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में आज इस पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी। इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का निपटारा जल्दी होगा, लेकिन आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करोड़ों केस पेंडिंग है, इनको कैसे कम किया जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। भारत में आम नागरिक के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यदि हमारे जुडिशियल सिस्टम को एक प्रकार से हम डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, दिस बिल नो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द गवर्नमेंट एंड स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर अ बल्क ऑफ द लॉज आर क्रिएटेड मस्ट बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट। We have to draft laws very carefully so that they're not challenged. More importantly, sometimes many people in the bureaucracy, they go to appeal. We have to ensure that fewer routine appeals should be made in all state governments, in the central government, because that will reduce the burden of unnecessary cases entering the system. कांग्रेस की तरफ से सीनियर लॉयर विवेक तनखा इस बिल पर बोले। विवेक तनखा ने कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादे पर कायम नहीं रहेगी तो इस तरह के बिल लाने का क्या फायदा। विवेक तनखा ने आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकार के वादे का जिक्र किया, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया और कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर गए। You keep giving assurances to Supreme Court that we respect you. We will abide by what you say. Today is the 7th anniversary of denuding the state of Jammu and Kashmir. Speak on the bill. Speak on the bill. That is part of it. What is this, sir? No, sir. आप बड़े लड़ने आदमी हैं, सर। आप बड़े लड़ने आदमी हैं। जजों की संख्या बढ़ाए जाने के पक्ष पर आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं what I am saying is take your place. उन्हें बोलने सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संख्या बढ़ाते हैं और आप हमको बताना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी संख्या बनेगी, जजेस आएंगे, डिसीजंस होंगे, लोगों को जस्टिस मिलेगी। I have four orders of Supreme Court judges in that Article 370 case. जहां पर उन्होंने ईच जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौर, आप इसे पर बोलो तो मैं करूंगा। प्लीज मिस्टर रहीम,
सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा अरे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शंस कराने के साथ श्रीमती संगीता यादव सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जजेस पर प्रेशर बहुत है, केसेस पेंडिंग है, लेकिन मुकदमों पर फैसला जल्दी आए इसके लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। जहां तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कानून में बदलाव का सवाल है, लंबे समय से अमेरिका से चर्च और क्रिश्चियन मिशनरीज ये फंड भेजते हैं और भारत में इसका कई जगह इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए, तो कई जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके सबूत हैं। ट्रंप सरकार में ऐसे कई ताकतवर लोग हैं जो भारत में इस कानून के बदलाव के खिलाफ हैं। तीसरा कानून जो पेंडिंग है वो डीलिमिटेशन का है। अगर डीलिमिटेशन होगा तो संसद में एमपीज की संख्या बढ़ेगी, नई सीटों की मदद से 33% महिलाओं को चुनाव लड़वाने के लिए जगह बनेगी। पर विरोधी दलों को शायद डर लगता है कि डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण अगर एक साथ पास हो गए तो इसका फायदा मोदी को होगा, इसलिए वो संसद में लगातार हंगामा करके कोई ना कोई बहाना करके इन कानूनों को अटकाए हुए हैं। आज एक और बड़ी खबर आई। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। जकरबर्ग ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। जकरबर्ग का लिखित माफीनामा उन्हें सौंपा। मेटा ने माना कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए। कंपनी ने इस कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में मेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ख्याल रखेगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। असल में जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हजारों डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुए। एआई कंटेंट को पोस्ट करके अफवाहें फैलाई गई। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले हैंडल से भड़काऊ पोस्ट किए गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस बहुत तेजी से वायरल हुए। इन्हें बूस्ट किया गया, लेकिन मेटा ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें जेन जी के लिए प्रधानमंत्री का संदेश था। मोदी के इस वीडियो को मेटा ने फेसबुक से हटा दिया। हालांकि जैसे इस पर ऑब्जेक्शन किया गया तो कुछ देर के बाद इस वीडियो को रिस्टोर कर दिया गया और मेटा ने टेक्निकल एरर बताकर माफी भी मांगी। लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने इस रवैये पर सख्ती दिखाई, मेटा को तलब किया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने मार्क जकरबर्ग को अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने को कहा था और यह भी बताया गया था कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते तो सरकार सेफ हार्बर क्लॉज के तहत मेटा को मिलने वाला प्रोटेक्शन खत्म कर देगी। सेफ हार्बर क्लॉज हटने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अफसरों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो जाता। इसीलिए आज डेडलाइन खत्म होने से पहले जकरबर्ग ने मोदी सरकार से माफी मांग ली। कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते तो पूरे देश में उनके खिलाफ केस दर्ज होते, उनकी कंपनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती। कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होगा। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का माफी मांगना बड़ी बात है। मेरी जानकारी है कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मेटा के ग्लोबल ऑफिसर्स को अच्छी तरह से ग्रिल किया।
अश्विनी वैष्णव IIT से पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनके सामने टेक्निकल एरर जैसे आर्गुमेंट नहीं चल पाए। अश्विनी वैष्णव इस बात को भी समझते हैं कि मेटा के लिए भारत कितना बड़ा मार्केट है। इस साल भारत से मेटा की ग्रॉस एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 29,300 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए मेटा को भारत की ज़रूरत है। मेटा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है, लेकिन उसने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। ये भारत की ताकत को दिखाता है। कहा गया कि कंपनियां झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। अखिलेश यादव के पीडीए में अब पी का मतलब पिछड़ी के बजाय पंडित हो गया है। अब अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोटों पर है। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मेंबर जनेश्वर मिश्रा की जयंती है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर ब्राह्मण नेताओं को इनवाइट किया, सबको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि यूपी में ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जाति का सम्मान करती है, इसलिए पीडीए में भी पंडित शामिल हैं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश की इन बातों पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कमेंट किया। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना गिरगिट से कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश कुछ भी कर लें, कितने भी रंग बदल लें, यूपी की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। गिरगिट रंग बदलता है ये तो मैं जानता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव भी उससे ज्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। कभी पीडीए का व्याख्या करके कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, निरंतर वो एक उस पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन वह चाहे कुछ भी कर ले, नाम बदल दें, काम बदल दें, या मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आजकल भगवान राम का भी नाम लेने का काम कर रहे हैं। जो रामद्रोही के नाते जिनकी मतलब पूरे देश में दुनिया में ख्याति है, वह श्री राम जन्मभूमि मामले में भी वह और उनकी पार्टी के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो यह जरूर मैं उनको कहना चाहता हूं, जितना दम है वो लगा लो, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देगी। यूपी में बहुत टाइम से ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के खिलाफ है। एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में अभी तक किसने कोई प्रमाण तो नहीं दिया है, लेकिन बातें बहुत चलती हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पीडीए के पीडी को पंडित कर दिया। मायावती भी ब्राह्मणों को साथ लाने की एक बार फिर कोशिश कर रही हैं। वो पहले ही एक्सपेरिमेंट करके फायदा उठा चुकी हैं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद ब्राह्मण नाराज हो गए थे और फिर कभी उनके साथ नहीं लौटे। असली बात तो है कि सिर्फ डायलॉगबाजी करने से, बयान देने से कुछ नहीं होता। किस नेता की नीयत क्या है ये सब समझते हैं। अखिलेश यादव राम भक्त भी बन गए हैं। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज भी विधानसभा में हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन में संबल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश की गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्पीकर सतीश महाना की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। सतीश महाना इतने आहत हुए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वो विचार करेंगे कि उन्हें स्पीकर की कुर्सी पर रहना भी चाहिए या नहीं। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जातिवादी राजनीति करती है।
उसे न विकास से कोई मतलब है न लोकतांत्रिक परंपराओं से। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 9-9.25 वर्ष के अंदर जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ेगा। जब से सतीश महाना स्पीकर बने हैं, विधानसभा की कार्रवाई बड़े अच्छे से चली है। जिस समय अखिलेश यादव विधानसभा में थे, तब भी योगी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते थे, तर्कों से, डायलॉगबाजी से एक दूसरे को जवाब देते थे और अच्छा लगता था। लेकिन पिछले 2 दिन से यूपी असेंबली में जो हंगामा हो रहा है, उसने सबका दिल दुखाया है। ये किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। यूपी विधानसभा की जो एक प्रतिष्ठा बनी थी, उसमें सबका योगदान रहा। उस प्रतिष्ठा को फिर से कायम करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। अब बात पंजाब की। पंजाब से आज बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रात के अंधेरे में कैमरा लेकर बालू माफिया पर रेड डालने निकल गए। आधी रात के बाद चन्नी जालंधर के नकोदर इलाके में पहुंचे। इस इलाके में सतलुज नदी के किनारे बड़े पैमाने पर बालू के खनन का काम होता है। चन्नी ने बालू माफिया के ट्रकों को पकड़ा, जो मजदूर बालू के खनन का काम करते हैं उन्हें पकड़ा। फिर आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार की शय पर पूरे पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। रोज रात में सैकड़ों ट्रक रेत निकाली जाती है, लेकिन सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। चन्नी ने कहा कि मानसून के वक्त सैंड माइनिंग पर रोक होती है, रात में माइनिंग करना कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद धड़ल्ले से रात को रेत की चोरी हो रही है। पंजाब को लूटा जा रहा है। ਇਹ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੜਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੜਾਈਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਲੱਗਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ EMPLOYEE ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? 37 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਰੁਪਏ ਸੀ। 5.5 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀਆਂ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चन्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नकोदर जिला परिषद के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता दर्शन सिंह ने कहा कि चन्नी सरकार को बदनाम करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। चन्नी ने यह सिर्फ तो सिर्फ विधायक सरदारनी इंद्रजीत कौर मान का नाम लेके सियासी लाह खट्टन की कोशिश उसनूं उल्ट पै गई, जिसका सबूत मीडिया वालों संपर्क करते हुण वो फोन नहीं उठा रहे। इस तो साफ डर दिखाई दे रहा कि बीबी मान तो
ਕਿੰਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮਰਜੀ कूड़ प्रचार कर लें। पंजाब में इलीगल माइनिंग तो होती है, रात में रेत की चोरी तो होती है, पर चन्नी की आंखें रात में किनसे चार हुई, उन्होंने किन को पकड़ा, इस पर कई सवाल हैं। चन्नी ने जो किया उसमें इलीगल माइनिंग की चिंता कम और ड्रामा ज़्यादा दिखाई दिया। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, राजा वडिंग हो या चन्नी, सुखबीर बादल हो या बिट्टू, सब सत्ता के सपने देख रहे हैं, सब एक से एक बढ़कर ड्रामे कर रहे हैं। इन सब को सोचना होगा कि अगर उन्होंने पंजाब के लोगों की संवेदनाओं को नहीं समझा तो वो रेडिकल फोर्सेस के लिए जगह बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो देश के हित में नहीं होगा। अब कुछ खबरें आपको सावधान करने के लिए। अगर आप बाजार में सस्ता घी, सस्ती हल्दी, मिर्च या जीरा जैसी खाने वाली चीज़ें खरीदते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हो सकता है जो घी आप खरीद रहे हो उसमें एक बूंद भी असली घी ना हो सकता है सस्ती हल्दी में असली हल्दी का एक टुकड़ा भी ना हो। आज अहमदाबाद में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया। इस कंपनी में पमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी में तब्दील कर दिया जाता था। पुलिस ने 30,000 लीटर नकली घी बरामद किया। 50,000 लीटर ऐसा चाइनीज केमिकल भी पकड़ा जो पमोलिन ऑयल को देसी घी में कन्वर्ट कर देता है। एफडीए के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि मार्केट में सप्लाई के लिए रखा नकली घी दिखने में बिल्कुल असली घी जैसा था। इसमें फैट की मात्रा भी घी जैसी थी। एफडीए के पास जो इक्विपमेंट थे वो भी नकली घी की पहचान नहीं कर पाए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि इस कंपनी के मालिक को 2 साल पहले भी नकली घी के धंधे में पकड़ा गया था। ये शख्स जमानत पर छूट गया और उसके बाद फिर से इसी काम में लग गया। गुजरात के अलावा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में नकली घी की सप्लाई करने लगा। ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसको अगर आप देखेंगे करीब 30,000 किलो का ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पामोलिन ऑयल है जिसके अंदर ये केमिकल मिला करके इसे दानेदार जो है एक फीचर जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये जो ओनर है इसका वो कड़ी में इसी तरह से आज से 2 साल पहले नकली घी बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था और फैक्ट्री जो है उसकी सीज कर ली गई थी। उसके बाद उसने ये जो पामोलिन का बिजनेस है वो यहाँ शिफ्ट कर लिया और एक ब्रांड थी कमल नाम की, तो उसके नाम से ये अपना पामोलिन ऑयल बना करके बेचता है। ये है इसका असली धंधा। आने वाली फैक्ट्री का पिछला हिस्सा जहाँ पे आप देख सकते हैं ये करीब 200 से ज़्यादा बैरल पड़े हुए हैं। एक्चुअल में होता ये है कि घी जो है जब उसकी लैब में टेस्टिंग होती है तो उसकी RM वैल्यू चेक की जाती है और RM वैल्यू उसकी 24 से ज़्यादा होनी चाहिए या 24 होनी चाहिए। पामोलिन की RM वैल्यू करीब 4 होती है, तो उसे एनहेंस करने के लिए 4 से 24 तक ले जाने के लिए ये केमिकल्स जो हैं ये डाले जाते हैं। ज़्यादातर जो मिलावटखोरी का काम करते हैं वो चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं। आप देखिए एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसे चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका सेवन अगर आप करते हैं लंबे समय तक तो कैंसर होने की निश्चितता बनी हुई, संभावनाएं भी नहीं। और इसके अलावा ये एक लीवर और किडनी जैसे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, उसको भी डैमेज करता है। ये नकली घी कितना खतरनाक है ये आपने देखा। गांधीनगर रेंज के डीआईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 1.25 करोड़ का नकली घी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ फैक्ट्री में 78 लाख रुपए का ऐसा जहरीला केमिकल भी मिला है जिसका इस्तेमाल इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। एक जनक कुमार भावसार नाम का आदमी एक अपनी हैप्पी ऑयल इंडस्ट्रीज के नाम से एक फैक्ट्री चलाता था। तहकीकात और इंस्पेक्शन पूरा किया गया, उसमें काफ़ी जो रेस्ट्रिक्टेड जो केमिकल्स हैं वो भी वहाँ पर मिले। इवन काफ़ी मात्रा में लगभग जो शंकास्पद जो एक तरीके का जो मटेरियल है वो लगभग 1 करोड़ और 67 लाख का मटेरियल मिला है।
और जो जानकारी, प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये लोग पाम ऑयल, प्रीमियम रिफाइंड पाम ऑयल के नाम से कुछ मटेरियल को ये लोग मार्केट में बेचते थे और उस मटेरियल पर घी का टैग लगाकर और फिर आगे बेचा जाता था। लगभग 30,000 लीटर तैयार माल मिला है। केमिकल प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिले हैं जिसमें लगभग 200 लीटर के एक बैरल, जिसमें एक बैरल में 200 लीटर आता है, ऐसे 223 बैरल्स मिले हैं केमिकल के। उसकी वैल्यू भी लगभग 78 लाख रुपीस जितनी है। पुलिस आगे और भी इनके जो कहाँ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसके अलावा इन्होंने कहाँ पहले अपना मटेरियल, ऐसा ही मटेरियल पहले सेल किया है, वो सारी जानकारी भी पुलिस ले रही है। एक और चौंकाने वाली बात आपको बताता हूं। आज लुधियाना में नकली घी का एक गोडाउन पकड़ा गया। यहां 3000 लीटर नकली घी बरामद हुआ और इस नकली घी की सप्लाई अहमदाबाद से की गई थी। पुलिस को पता चला एक शख्स शहर में सस्ते घी की सप्लाई कर रहा है, 450 रुपए प्रति किलो के रेट पर गाय का घी बेच रहा है। पुलिस को शक हुआ, रेड की गई, सारा सच सामने आ गया। गोडाउन मालिक से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि यह सस्ता घी उसने गुजरात से मंगवाया है। घी की क्वालिटी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हम तो ट्रेडिंग करते हैं, अहमदाबाद से माल लेते हैं, यहाँ बेचते हैं। जो इन्हें प्रॉब्लम है तो कंपनी को पूछेंगे, हमारा बीच में ऐसे कुछ लिंक नहीं है उसके। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज चुकी है कि हमारा सब क्लियर है, कहते सैंपल आप भरवा दो, जो होगा हमारी दिक्कत होगी। तो हमने वो करवा दिए, सैंपल दे दिए इनको। किस चीज़ के सैंपल भरेंगे? घी के। ठीक है, कितने टोटल वहाँ पे मौजूद थे इसके? ये 30 क्विंटल होगा। आपने माल कहाँ से परचेज किया था? अहमदाबाद, गुजरात। पक्के बिल वगैरह मौजूद है? हाँ, दे दिए उनके साथ ही। फिलहाल पुलिस ने गोडाउन का पूरा माल जब्त कर लिया है, सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। ਲੁਧਿਆਣਾ KVM ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਔਰ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 3000 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। थोड़ा यह है कि परचेज प्राइस तो MRP काफ़ी घट है, जो कि देसी घ्यो की जी जनरली लागत होंगी है उस तो घट लग रही है। बाकी असीं इहदे सैंपल ले लिए, 1 लीटर, हाफ लीटर तो 20 ml पाउच के अवेलेबल से अराउंड 3000 लीटर है टोटल। और ये सैंपल असीं लैके अज भेजांगे अपनी लैब के टैसट लई खरड़। और जे उत्थे जिस तरह का भी अगे वो रिपोर्ट आएगी, बनदी एक्ट के अंडर जी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। यूपी से आज मसालों में मिलावट की खबर आई। कानपुर में नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। इस फैक्ट्री में डेंजरस केमिकल्स और कलर्स की मदद से मसाले बनाए जा रहे थे। 2000 किलो ऐसी हल्दी मिली जिसमें हल्दी का एक टुकड़ा भी असली नहीं था। इस फैक्ट्री में खराब क्वालिटी के चावल का पाउडर बनाया जाता था, फिर इसमें केमिकल कलर डालकर इसे हल्दी जैसा रंगा जाता था और हल्दी के नाम पर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता था। इसी तरह लाल रंग मिलाकर मिर्च तैयार की जाती थी। लकड़ी के बुरादे को रंग के धनिया पाउडर बना दिया जाता था। इस फैक्ट्री से फूड डिपार्टमेंट ने 5,86,000 रुपए के नकली मसालों का स्टॉक जब्त किया है। मिलावट के खतरनाक खेल का खुलासा हैदराबाद में भी हुआ। यहां 3 अलग अलग दुकानों से पॉलिश लौंग और जीरा बरामद हुआ। यहां भी मसालों को फ्रेश दिखाने के लिए खतरनाक केमिकल से रंगा जाता था। मसालों को रंगने के लिए कपड़ों को रंगने वाली डाई का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने इन नकली सामानों को पब्लिक के सामने रखा। असली और नकली मसालों की पहचान कैसे करें, इसके तरीके भी समझाए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मिलावटखोर जो भी हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। घी, हल्दी, जीरा, लौंग जैसी चीज़ों में केमिकल मिलाना, मिलावट करना महापाप है। ये मास मर्डर से कम नहीं है। ज़्यादातर केसेस में मिलावट करने वालों को बेल मिल जाती है, बरसों तक केस चलते हैं। बहुत से केसेस में वो छूट जाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है, फिर यही काम करते हैं।
मैं आपको बता दूं कि संसद में एक रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक देश भर में पिछले 5 साल में 8,86,000 फूड सैंपल लिए गए, जिनमें से 20% सैंपल मिलावटी पाए गए और मिलावट के 75% से ज्यादा मामलों में सिर्फ जुर्माना लगाया गया, जबकि सिर्फ 3% मामलों में सजा हुई। मैं हैदराबाद पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने मिलावट करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। खैर, इरादत हत्या के केस में बेल मिलना भी मुश्किल होगा और सजा भी अच्छी खासी मिलेगी। बाकी राज्यों को भी मिलावट के मामले में इसी रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिल में, मिलावट करने वालों के दिल में कानून का खौफ पैदा हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौट जाएंगे। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद वो भागकर भारत आई थी। तब से वो यहीं रह रही हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आई हैं। आज दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब में शेख हसीना ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बांग्लादेश की जनता से बात की, उन्हें मैसेज दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कैमरा ऑफ रखा। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भले ही उन्हें जेल में डाल दे या उनकी जान ले ले, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। बांग्लादेश की जनता के लिए अपने मुल्क वापस जरूर लौटेंगी। I am not worried about my own future. I am worried about the future of Bangladesh. I want to return because the people deserve security, development, prosperity. I want to return to Bangladesh to one purpose, to stand beside the people and help improve their lives. The people are the source of all power. I believe in them, I trust them, I love them, and I will return to them. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि शेख हसीना का मैसेज बांग्लादेशी जनता तक पहुंचे। इसलिए बांग्लादेश के सारे मीडिया को फरमान जारी किया गया था कि कोई भी चैनल शेख हसीना का बयान टेलीकास्ट नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। लेकिन ज़माना बदल गया है। तारिक रहमान को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के नए ज़माने में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, और जो ऐसा करने की कोशिश करता है उसे जनता सबक सिखाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं चीन में बारिश से हुई तबाही का हाल। चीन की राजधानी बीजिंग में कल हुई बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया, जहां तहां गाड़ियां पानी में डूब गईं। बीजिंग में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ऐसा ही हाल हेइलोंग जियांग प्रोविंस में देखने को मिला। भारी बारिश के बाद फ्लड कंट्रोल मेमोरियल टावर के आसपास कमर के ऊपर तक पानी भर गया। लोग दीवार के सहारे रास्ता पार करते नजर आए। पानी में फंसे हुए कुछ लोग कारों की छतों पर चढ़ गए। सिचुआन प्रोविंस में नदी का लेवल बढ़ने से हालात और बिगड़ गए। फालुन टाउन में इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग हुई कि कई दुकानें डूब गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। बाढ़ से हेनान शहर में भी हालात बिगड़ गए हैं। पानी के तेज बहाव से इमारतों के कुछ हिस्सों की जमीन कट गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए तुरंत चेतावनी जारी की गई। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मोर्चा संभाला और हालात संभाले। तो ये समझ लें कि पानी से तबाही सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, चाइना में भी हो सकती है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। रांची में कल हेमंत सोरेन की सरकार सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों से बात करेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। इसमें 2000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। तरुण तेजपाल के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कल आएगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।